नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे के सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है डेट 4 अक्टूबर और आज की जो भी इम्पोर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझ लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? यदि आप कभी शुरुआत नहीं करेंगे तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। ये कथन है हेलेन रोलैंड का। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप कभी शुरुआत ही नहीं करेंगे तो जीतने का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी सफलता पाने के लिए सबसे पहले किसी भी काम की शुरुआत करना जरूरी है, क्योंकि बिना कदम बढ़ाए कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, हिम तेंदुए की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ऑप्शंस थे आपके ए इंडेंजर्ड, बी वल्नरेबल, सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड और डी नियर थ्रेटेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना था और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वल्नरेबल। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की अपनी पहली न्यूज के साथ। न्यूज क्या है? पोलैंड टू ज्वाइन नाटो's फ्यूल नेटवर्क एमिड रशिया टेंशन। तो पोलैंड अब नाटो ईंधन पाइपलाइन नेटवर्क में शामिल होगा और आपको बता दें कि नाटो में शामिल होने के 25 साल बाद पोलैंड ने यह कदम उठाया है। अब इस निर्णय का कारण क्या है? तो आखिर ये निर्णय क्यों लिया है पोलैंड ने? तो इसमें पूर्वी सीमा पर बढ़ते तनाव और रूस बेलारूस से संभावित खतरे को देखते हुए पोलैंड ने जो है कि ये फैसला लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं नाटो पाइपलाइन सिस्टम यानी NPS के बारे में। तो 10,000 किलोमीटर लंबा ईंधन और स्नेहक आपूर्ति का ये नेटवर्क है। इसे युद्ध या आपातकाल में सैनिकों को आवश्यक ईंधन पहुंचाने के लिए बनाया गया था और इसकी स्थापना शीत युद्ध काल में हुई थी और पोलैंड तब वार्सा संधि का सदस्य था और इसी वजह से नेटवर्क पोलैंड तक नहीं पहुंचता था। अगर बात करें इसकी कुल लागत की, तो इसकी कुल लागत है 4.7 बिलियन यूरो। और आपको बता दें कि वार्सा जो है वो जर्मनी से उत्तर मध्य पोलैंड में स्थित ब्यर्डगोश में अपने सैन्य अड्डे तक 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने की योजना कर रहा है, जो कि नाटो के संयुक्त बल प्रशिक्षण केंद्र और कई सहायक इकाइयों का केंद्र भी है। अब इतना समझने के बाद बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडियाज डेयरी सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग इन वर्ल्ड एक्सपेंडेड 70% इन 11 ईयर्स। यानी कि भारत का डेयरी क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 11 वर्षों में इसमें 70% की वृद्धि देखने को मिली है। 2014-15 की बात करें तो 2014-15 में जो है कि आप दूध उत्पादन जो है वो 146 मिलियन टन था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 239 मिलियन टन हो गया है और इसी के साथ अब यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। हालांकि डेयरी क्षेत्र के लिए 3 नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां स्थापित करने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसमें कि जो पहली समिति होगी वो पशु आहार उत्पादन, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान पर ध्यान केंद्रित करेगी। दूसरी समिति गोबर प्रबंधन मॉडल विकसित करने को बढ़ावा देगी और तीसरी समिति जो है आपकी वो मृत पशुओं के अवशेष के सर्कुलर उपयोग को बढ़ावा देगी। तो आप सभी को पता है कि श्वेत क्रांति जो है वो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो अब हम समझ लेते हैं श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्य के बारे में। तो श्वेत क्रांति 2.0 के तहत 2029 तक के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए थे, जिसमें कि हर पंचायत में एक डेयरी सहकारी समिति होगी। इसके साथ ही कुल 75,000 नई समितियां स्थापित की जाएंगी और जिसमें कि 46,000 जो मौजूदा समितियां उनको मजबूत किया जाएगा और अब तक 33,000 समितियां पंजीकृत हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि जो देसी नस्ल की गाय है उनका दूध उत्पादन जो है वो पहले 39 मिलियन था, जो कि बढ़कर आपका 50 मिलियन टन हो गया है और इसी के साथ हमारी जो वर्तमान में दूध प्रसंस्करण क्षमता है वो आपकी जो है वो 660 लाख लीटर प्रतिदिन है और हमारा लक्ष्य है कि 2028-29 तक इसको बढ़ा करके हम जो है कि 100 मिलियन लीटर कर दें। और आपको बता दें कि जो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता के मामले में हरियाणा जो है वो हर साल लगातार पहले और तीसरे स्थान के बीच में ही रहता है, जहां पर प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादकता यानी हरियाणा में आप जो दूध की उत्पादकता है प्रति व्यक्ति वो 1105 ग्राम प्रतिदिन के साथ है और सालाना अगर बात करें तो सालाना यहाँ पर 122.2 लाख टन दूध का उत्पादन देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। न्यूज है, गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट अप टॉप लिस्ट। यानी कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 आकांक्षी कृषि जिलों की घोषणा की है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 12 जिले जो है इसमें चुने गए हैं और इसका उद्देश्य है कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि विकास को गति देना। अब जान लेते हैं कि ये जो जिले हैं जिनको चुना गया है उन्हें किस आधार पर चुना गया है। तो इनके जो ये पूरा चयन का प्रोसेस है इसमें आपके 3 मानदंड
के आधार पर ही चयन किया जाता है। वो कौन कौन से? सबसे पहला तो ये है कि कम उत्पादकता वाले जिले को रखा जाता है, दूसरा मध्यम फसल सघनता, और तीसरा औसत से कम ऋण उपलब्धता। और इस योजना के तहत प्रतिवर्ष जो है कि 24,000 करोड़ रुपए का कार्य किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार समझ लेते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। तो कुल परिव्यय की बात करें तो यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का परिव्यय किया जाएगा। वहीं ये जो योजना है इसकी अवधि जो है वो 6 वर्ष है, यानी कि 2025-26 से ये आरंभ हुई है। तो 2031-32 तक इसके चलने की उम्मीद है। वहीं कवरेज की बात करें तो इसमें 100 जिले होंगे। हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कम एक जिले को इसमें शामिल किया जाएगा और इसके लक्षित लाभार्थी जो है वो 1.7 करोड़ किसान इससे लाभार्थी होंगे सीधे सीधे। और स्रोत की बात करें तो इसमें 11 मंत्रालय या विभागों की 36 परियोजनाओं का अभिसरण किया गया है और 3 प्रमुख संकेतक जो हैं उनको हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका सीधा सा उद्देश्य है किसानों की आय और उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण एवं मूल्य श्रृंखला सशक्त बनाना, साथ ही साथ इसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार लाना और आत्मनिर्भर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति करना। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है EVs मेक सम नॉइस, वाई द गवर्नमेंट वांट्स साउंड अलर्ट डिवाइस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH ने सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन से होने वाली सड़क दुर्घटना हो रही है उनको कम करना है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको 1 अक्टूबर 2026 के बाद जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं जिसमें कि यात्री और मालवाहक दोनों शामिल हैं, उसमें जो है कि ध्वनि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली यानी AVAS लगाना अनिवार्य होगा। AVAS होता क्या है इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। वहीं जो मौजूदा मॉडल हैं उनके लिए जो अंतिम तिथि है वो 1 अक्टूबर 2027 रखी गई है और इसके बाद उन्हें भी वाहनों में AVAS लगाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं AVAS यानी ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली के बारे में। तो AVAS जो है वो एक ऐसा उपकरण है जो वाहन के 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर वो चल रहा है तो उसके चलने पर ध्वनि उत्पन्न करेगा, जिससे कि सड़क उपयोगकर्ता, विशेषकर जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको जो है कि सचेत किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? जो शांत इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्वनि बनाना ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसा कि आपको पता होगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति वाले इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं वो किसी भी तरह की ध्वनि नहीं करते, जिससे कि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जो रोड पर पैदल चल रहे होते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता है कि वाहन आ रही है और इस कारण ये दुर्घटना जो है वो घटित होती है। हालांकि ये जो मसौदा है इसमें 2 पहिया, 3 पहिया वाहनों और ई-रिक्शा और ई-कार्ट में जो है AVAS लगाने की आवश्यकता का अभी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब समझ लेते हैं कि भारत में ई वाहनों की स्थिति क्या है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ई वाहन पोर्टल ने अपना आंकड़ा जारी किया जिसके अनुसार 2024 में कुल 19.50 लाख EV बेचे गए, जिसमें कि वर्ष के दौरान बेचे गए कुल वाहनों में इन EV की हिस्सेदारी जो है वो 7.44% देखी गई। इसी के साथ साल दर साल बिकने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की जो हिस्सेदारी है वो आपकी 2014-15 में 0.01% थी, जो बढ़कर 2024-25 में 7.31% हो गई है। कुल मिलाकर भारत में फरवरी 2025 तक जो है कि 56.75 लाख EV जो है वो पंजीकृत हो गए हैं। और इसके पीछे सरकार का सीधा सा लक्ष्य ये है कि नेट जीरो उत्सर्जन और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना। हालांकि ये कदम जो है वो ई वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनके प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है कि भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार सामाजिक सुरक्षा को आगे बढ़ाने में मोदी सरकार के प्रयासों को मान्यता देता है। बात करें इसकी घोषणा की तो इसकी घोषणा 3 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर स्थान पर हुई थी।
अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भारत की उपलब्धियां क्या रही हैं इस क्षेत्र में। तो इसमें ई श्रम पोर्टल का जिक्र किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 4 वर्षों में 31 करोड़ असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन यानी वन स्टॉप डिजिटल समाधान जो है वो सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCS पोर्टल की। तो इसमें नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये NCS जो है। और ये जो पोर्टल है वो ई श्रम के साथ एकीकृत है, जिससे युवाओं को वैश्विक अवसरों तक पहुंच जो है वो सुनिश्चित होती है। अब ये समझ लेते हैं कि इस पुरस्कार का महत्व क्या है। तो भारत को वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में असाधारण प्रगति के लिए ये सम्मान दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है वो हर 3 वर्ष में दिया जाता है और भारत इसका 5वां जो है वो प्राप्तकर्ता देश बना। और ये जो कार्यक्रम है उसमें कुल 163 देशों के 1200 से अधिक नीति निर्माता सम्मेलन में शामिल हुए थे। वहीं भारत की वैश्विक स्थिति की बात करें तो ये जो कार्यक्रम है इस यानी कि ISSA महासभा में भारत का जो वोट शेयर है अब जो है वो 30 सीटों के साथ सबसे अधिक है। इसी के साथ साथ भारत को समावेशी और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के अग्रणी देश के रूप में मान्यता मिली है। तो ये थी हमारे आज की इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत वार्षिक कुल परिव्यय कितना निर्धारित है? आपके ऑप्शंस हैं A 12,000 करोड़ रुपए, B 24,000 करोड़ रुपए, C 36,000 करोड़ रुपए या D 48,000 करोड़ रुपए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।